ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी है दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आज पूरे देश में एआईएमआईएम को लेकर बातें हो रही है और बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जब जब जहाँ पर चुनाव होता है और एआईएमआईएम ये घोषणा करती है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा के लिए या इस लोकसभा सीट के लिए या फला जगह के लिए, तब एआईएमआईएम को पर सारे के सारे सेक्युलर दल इस तरीके से टूट पड़ते हैं। उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, उनके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आ गए एआईएमआईएम बीजेपी के इशारे पर आ गए, अब वो वोट काटने के लिए, अब इन्हीं की वजह से जो है बीजेपी जीत जाएगी। अब क्या हुआ हरियाणा के अंदर, क्यों बीजेपी नहीं हारी वहाँ पर हरियाणा के अंदर, जबकि फेवर जो है, चांसेस जो है वो सीधे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से बीजेपी वहाँ पर जीत जाती है। वहाँ पर तो एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी भी नहीं, जबकि हरियाणा के लोग बार बार एआईएमआईएम को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आइए इस बार चुनाव लड़िए, थोड़े ही सीटों पर चुनाव लड़िए लेकिन लड़िए। लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शायद दूरअंदेशी की वजह से जो है वहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, परिणाम आए, जब सबको लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, उनके पक्ष में है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है सीधे तौर पर। क्यों, कैसे जीत गई? क्योंकि मुस्लिम वोटरों ने सिर्फ कांग्रेस को समर्थन दिया, सिर्फ उनको वोट किया, और यही वजह है। बाकी के सारे लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दूसरे कास्ट के या धर्म के लोग हो, वो सारे के सारे लोगों ने जो है बीजेपी को सपोर्ट किया। यही वजह है कि हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है। अब क्या, कौन सा बहाना लगाएंगे? अब कैसे कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से या उनकी पार्टी की वजह से जो है हरियाणा हार गए? अगर यहाँ पर एएमएम पार्टी 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ती तो फिर ठेकरा जो है इन्हीं के सर पर फोड़ना था। फिर यही कहते कि भाई एमआईएम आ गए थे, इसी वजह से जो है हरियाणा चुनाव हार गए। अब किन के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब आप पूरे भारत के अंदर ये क्या बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन चल रहा है, पूरे भारत के अंदर चल रहा है, तो फिर यहाँ पर कैसे जो है आप यानी केजरीवाल की जो पार्टी है वो चुनाव जो है अलग से क्यों लड़ती है? देखने वाली बात है, अलग से वो चुनाव लड़ती है और फिर कैसे यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ी है, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लड़ी तो लड़ी, इनकी वजह से जो है कांग्रेस भी हारी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये 4-5 सीटें सीधे तौर पर हार और जीत का अंतर कितना है? 22 है, 2000 है, 600 है, 1900 है, 2600 है। और आप यानी केजरीवाल के पार्टी कितने ला रहे हैं? इनमें से 2495, 4000, 6000, 1300, 1700, यानी कि हार और जीत का जो मार्जिन है, यानी कांग्रेस जीत जाती है यहाँ पर अगर केजरीवाल की पार्टी हरियाणा के अंदर इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती तो फिर क्यों नहीं आज जो है केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको बता रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं? जब यही चीज़ अगर एएमएम पार्टी लड़ती यहाँ पर और इस तरीके का कुछ समीकरण बनता, इस तरीके का कुछ सिचुएशन बनता, इस तरीके का रिजल्ट आता, तो पूरे भारत के अंदर सबके ज़बान पर यही होता कि देखिए ये है प्रूफ, ये है आंकड़े, ये है डाटा, और इसी की वजह से जो है भाई कांग्रेस जो है हार गई और एमआईएम की वजह से जो है बीजेपी जीत गई। अच्छा, ये तो यहाँ तो हरियाणा की बात है। चलिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग कश्मीर की तरफ। कश्मीर के अंदर इतने सारे सीटें कैसे जीत जाती है बीजेपी? वहाँ पर तो भाई कांग्रेस को बहुत आसानी से जीतना चाहिए था और सारे सीटों पर उनके ही गठबंधन को जीत मिलनी चाहिए थी। तो फिर कांग्रेस बीजेपी को इतने सारे 2 दर्जन से भी ज़्यादा सीटें कैसे मिल जाती है? ये भी सोचना बड़ा दिलचस्प जो है बातें हैं। और इसके अलावा वो नेता यानी कि वो पार्टी सपा जो कि लगातार एएमएम के ऊपर जो है हमला बोलती रहती है, ये पार्टी जो है भाई कश्मीर जाती है चुनाव लड़ने के लिए। और जब जाती तो जाती है, होता ये है कि 16 सीटों पर 20 सीटों पर ये चुनाव लड़ती है और 16 सीटों पर भाई यानी 16 विधानसभा सीटों पर इनके 500 इनके उम्मीदवारों के 500 वोट नहीं मिलते हैं। आप सोचिए कि इनके उम्मीदवारों को 500 वोट तक नहीं मिलते हैं और फिर भी ये कश्मीर चुनाव लड़ने जाती है, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाती है और इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाती है। जबकि एएमएम अगर पार्टी होती है और 20 सीटों पर चुनाव लड़ती ना, तो कम से कम 10 सीट पर ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनके वोट जो है 10,000 से ज़्यादा होते हैं और हर राज्यों में ऐसा ही देखा गया है। लेकिन फिर भी
उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अब समझने की ज़रूरत है। यानी आप भाई जहाँ चाहे वहाँ चुनाव लड़िए, आप एक छोर से भारत की एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर चुनाव लड़िए, आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं है, कोई एलिगेशन लगाने वाला नहीं है। लेकिन एक पार्टी जो मुसलमानों को सही माने में रहनुमाई कर रहा है, उनके ऊपर भाई सब कोई एकदम सीना जो है वो फैलाकर, सीना चीर कर जो है उनको इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ की बात है? दूसरे धर्म के लोग तो छोड़ो, अपने जो मुस्लिम जिनके लिए वो लड़ना जाते हैं, जिनके लिए वो चुनाव लड़ते हैं, वही लोग उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, वही लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये भी बड़ा सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि यही सपा के जो एक नेता है वहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अंदर, अब हुआ क्या कि महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन को लेकर जो है बातें चल रही थी पहले से भी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो इम्तियाज़ जलील साहब है, उन्होंने भी लगातार जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चुनाव के बाद फिर आप हम पर ही इल्ज़ाम लगाओगे, हम पर ही एलिगेशन लगाओगे, तो इससे बेहतर है कि आप हमको भी गठबंधन में शामिल कर लो। उन्होंने एक प्रपोजल दिया था और उस गठबंधन के अंदर एक दो नेता ने माना भी था कि भाई चलिए आप आ जाइए, आपको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उस गठबंधन एमवीए जो गठबंधन है उसके अंदर और भी कई सारे पार्टियां हैं और वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। अब उन्हीं में से एक पार्टी है सपा, वो भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ते हैं और उनके सिर्फ 2 एमएलए और दोनों के दोनों मुस्लिम एमएलए हैं। बाकी लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर यही सपा है, यानी मुसलमानों की रहनुमाई भाई ये सपा कर रही है, तो एएमएम की ज़रूरत क्या है? अब उन्हीं सपा के एक लीडर है अबू आसिम आज़मी। ये अबू आसिम आज़मी वही है जिनके लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी यानी एएमएम पार्टी ने जो है अपील किया था महाराष्ट्र में, और अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था इस वजह से कि भाई चलो अपना ही बंदा है, जो मुस्लिम क़यादत मजबूत होगी तो चलो इनके खिलाफ क्यों हम अपना उम्मीदवार उतारें, ताकि वोटों का बंटवारा ना हो और ये जीत जाए। अब हुआ क्या कि वही क्या कहते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जो पार्टी मुस्लिम करती है उनके साथ हमारा गठबंधन कभी नहीं हो सकता। यानी आप समझिए कौन कर रही है, यानी कि ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के ऊपर जो है एक खुलकर कह रही है कि वो मुस्लिम करती है, इसलिए हम लोग उसको गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि मालेगांव धुले इन दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब मालेगांव के अंदर कौन है, धुले के अंदर कौन है भाई? एक जगह तो फारूक साहब है एआईएम के एमएलए और एक जगह मुफ्ती इस्माइल साहब है मालेगांव सेंट्रल के अंदर। अब इन दोनों जगह पर एमआईएम के उम्मीदवार जीते हुए कैंडिडेट है और ये कहते हैं, ये साहब कहते हैं कि इन दोनों जगह पर भाई सपा चुनाव लड़ेगी। अब सोचिए, अब और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि एमवीए के अंदर महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग की है, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन आप सोचिए कि ये एमआईएम जो कि इसके लिए इनके लिए जीत के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हम इन्हीं के जीते हुए जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ जो है हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो भाई लात मारो ऐसे लोगों पर यार, इन लोगों से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग कुत्ता का दुम है, ये कभी सीधा हो ही नहीं सकते। आप इनको जिता दीजिए, आप इनकी सरकार बनवा दीजिए, ये लोग एहसान फरामोश है। कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी है वो क्या है, वो इन्हीं के एएमएम के रहमो करम पर जो आज राज्यसभा का मेंबर है, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से, इन्हीं के समर्थन की वजह से राज्यसभा का मेंबर बने थे और वही इनके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू किया था सब दिन। और वही हाल है भाई इनका। अबू आसिम आज़मी साहब इन्हीं की वजह से नेता बने और आज इन्हीं के खिलाफ जो है अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रहे हैं और इन्हीं पार्टी को जो है वो कह रहे हैं कि हम इनको शामिल नहीं होने देंगे क्योंकि ये मुस्लिम करती है। तो आप समझिए किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है पूरे भारत के अंदर। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं भी पहुँच रहे हैं वहाँ पर भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जहाँ पहुँच कर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर फाइनल बात यही है कि भाई ये लोग एलिगेशन लगाते रहेंगे, ये लोग कुत्ता का दुम है, टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे, सीधा नहीं होने वाले हैं। इसीलिए इनसे मसलिहतन वाली बातें हो या हिकमत वाली बात हो, इनको दूर ही रखिए। कुल मिलाकर एकदम डंके की चोट पर चुनाव लड़िए, संविधान आपको इजाज़त देता है। भाड़ में जाइए लोग, इनके ओपिनियन की कोई मतलब नहीं है और इनके साथ गठबंधन करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। 4-5 सीटें ही देंगे, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। और आपकी पार्टी की जो है अपना एक मेयार है और लोगों के अंदर अब जो है वो पहचान बनी है। अपना पार्टी को विस्तार कीजिए, फैलाइए भाई। 1-10 ही वोट आए लेकिन आपके अपना उम्मीदवार के आने चाहिए ताकि उसके ऊपर काम हो सके। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।